एग्जाम्स नेट के चैंपियंस कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट किया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि ये वेबसाइट पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे फॉर फ्री। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी 13 अक्टूबर 2023 का पेपर, शिफ्ट 2 का पेपर है ये। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स गो। ये कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। आपको मालूम है कि अंग्रेजी शब्द में ए से शुरू करके जेड तक सारे शब्द जाते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं इनका अक्षर देख रही हूँ तो यहाँ पर सब में ही एल आ रहा है, उसके बाद सब में ई आ रहा है और फिर जी भी सब में कॉमन है। अब फर्क आ गया, अब यहाँ पर है ई और यहाँ पर है आई, आई, ई, ए और जी। आपको मालूम है ए सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब सबसे पहला शब्द जो होगा वो होगा नंबर 5वां लेगिलिस्ट। उसके बाद ई आता है, यहाँ पर ई के बाद आर है और यहाँ पर है ई के बाद एन। तो इसका मतलब सबसे पहले चौथा एन आर से पहले आता है, तो लेजेंडरी अगला शब्द। और उसके बाद नंबर 1 लेगैरिटी। उसके बाद जी आता है, ई के बाद जी आता है, तो जी आपका अगला शब्द हो जाएगा। नंबर 6 लेगिंग। और यहाँ पर दोनों पर आई है, आई में यहाँ पर उसके बाद टी आ गया है, उसके बाद एस आ गया है, तो अगला शब्द आपका रहेगा नंबर 3। एस पहले आता है, टी बाद में आता है, तो लेजिस्लेशन यानी कि नंबर 3 आपका अगला शब्द है। नंबर दूसरा वाला आपका आखिरी शब्द है, लेजिस्लेशन और लेजिटिमेट, ये आपका आखिरी शब्द है। तो 5 4 1 6 3 2, ये आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2। ए को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों को का सही संयोजन चुने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पर ए, तो इनमें से कौन सी ऑप्शंस जो है वो मैं फिल करूंगी, तो मेरे पास जो है वो सही गणितीय बैठ जाएगा, सही समीकरण बैठ जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक एक ऑप्शंस को डाल के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मुझे सही उत्तर देगा। तो सबसे पहला विकल्प ये वाला डालने के बाद मेरा ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा। 52 माइनस 12 जमा 15 भाग 3 गुना 6, ये बराबर आना चाहिए 5 जमा 15 के। अब इस प्रश्न को करने से पहले आपको BODMAS का ध्यान करना होगा। BODMAS आपको कहता है सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर का, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। तो उसको देखते हो, सबसे पहले ये दोनों भाग होंगे आपस में, तो 52 माइनस 12 जमा 5 गुना 6, ये बराबर आना चाहिए। अब क्योंकि इसकी साइड दूसरी है तो यहाँ पर हम इसको जमा कर देंगे 30। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों भाग गुना होंगे और मेरे पास 30 आएगा। अब 52 और 30 जो है वो जमा हो जाएंगे, तो 82 माइनस 12 यानी कि 70, जो कि 20 के बराबर नहीं है, तो पहला विकल्प मेरा गलत हो गया। आगे चलते हैं दूसरे विकल्प पे। अब चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के बाद मेरे पास आएगा 52 माइनस 12 जमा 15 भाग 3, ये बराबर होना चाहिए 6 गुना 5 जमा 15 के। सबसे पहले ये दोनों आपस में भाग होंगे, 52 माइनस 12 जमा 5, ये बराबर है 30 जमा 15 के। और अब इन दोनों को जमा करेंगे तो 57 माइनस 12 और यहाँ पर 45 आ गया। तो यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। चलिए आप यहीं पे रुक जाएंगे पेपर में, इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सारी ऑप्शंस एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि हम अपने आंसर के लिए श्योर हो जाएं। तो सी में दिए गए चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के बाद मेरा समीकरण होगा 52 माइनस 12 जमा 15 गुना 3, ये बराबर है 6 भाग
5 जमा 15 के। सबसे पहले इधर ये दोनों गुना होंगे और ये आएगा 52 माइनस 12 जमा 45, ये बराबर है 6 को 5 से भाग किया गया क्योंकि इन दोनों की साइड्स डिफरेंट है, LHS है, RHS है, तो हम यहाँ पर अलग से सॉल्व करेंगे और LHS में अलग से सॉल्व करेंगे। अब 6 को 5 से भाग करने के बाद मेरे पास 1.2 आता है जमा 15, और इन दोनों को जमा करने पर मेरे पास 97 माइनस 12, ये बराबर है 16.2 के। तो ये आएगा 85, जो कि बराबर नहीं है 16.2 के, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दिए गए चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के बाद समीकरण बनेगा 52 जमा 12 माइनस 15 भाग 3 गुना 6, ये बराबर है 5 जमा 15 के। तो इन दोनों को सबसे पहले भाग करने के बाद मेरे पास आएगा -5 गुना 6 बराबर है 20 के, बराबर होना चाहिए 20 के। तो 52 जमा 12 माइनस 20 के बराबर होना चाहिए। तो ये 64 में से माफ कीजिए 30 माइनस किया तो मेरे पास 34 आता है, जो कि 20 के बराबर नहीं है, तो डी भी गलत है। हमारे पास ऑलरेडी हमारा उत्तर था ऑप्शन बी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3। 8 लड़कियां LMNOPQRS दो पंक्तियों में बैठी हैं। एक पंक्ति का मुख उत्तर की ओर था और दूसरी पंक्ति का मुख दक्षिण की ओर था। प्रत्येक पंक्ति में केवल 4 कुर्सियां थी। आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। एक पंक्ति में प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के दूसरे व्यक्ति के सम्मुख है। अब दिया गया क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम व्यक्तियों को बिठा देते हैं कुछ इस प्रकार से, आमने सामने बैठे हैं, तो इसका मतलब इसका मुख इधर, इधर 4 लोग हैं, तो ऐसे बैठे हैं। 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले आपको दिया गया है Q और P एक दूसरे के विकर्ण सम्मुख बैठे हैं। तो चलिए, अब ये तो पता नहीं P और Q कहाँ पर बैठे हैं, देख लेते हैं। हम आगे चलते हैं। MP के सम्मुख थी, RL के ठीक बाएं, RL के ठीक दाएं ओर थी, SM के दाएं से दूसरे स्थान पर है, N पंक्ति के अंतिम छोर पर थी, N पंक्ति के अंतिम छोर पर थी। और निम्नलिखित लड़कियों में कौन O के सम्मुख बैठी थी? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि S और M SM के दाएं से दूसरे स्थान पर थी, MP के सम्मुख थी, और Q और P एक दूसरे के विकर्ण सम्मुख बैठे थे। उसके मुताबिक अगर मैं बिल्कुल ऑपोजिट ले लेती हूँ और MP के सम्मुख है, SM के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अगर मैं M को यहाँ पर बिठा देती हूँ, कहीं से शुरुआत करते हैं, M को यहाँ पे बिठा देती हूँ, तो S यहाँ पर आ जाएगा, और दिया हुआ MP के सम्मुख है, तो यहाँ पर आ गया P। उसने दिया है P और Q एक दूसरे के विकर्ण सम्मुख बैठे हैं, तो यानी कि यहाँ पर Q आ जाएगा। अब दिया गया है कि N पंक्ति के अंतिम छोर पे है। यहाँ पर तो ऑलरेडी जगह बन चुकी है, तो यहाँ पर आपका N आ चुका है। आगे RL के ठीक दाईं ओर थी, तो RL के ठीक दाईं ओर थी, यानी कि यहाँ पर तो जगह मतलब दूसरी वाली पंक्ति में तो होगी नहीं, पहली वाली में ही होगी, तो यहाँ पर R होगा और यहाँ पर L। अब बच कहाँ कौन जाता है? बच O गया, O यहाँ पर आ। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित लड़कियों में से कौन O के सम्मुख बैठी थी? तो O के सम्मुख कौन है? R, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पर है आपका प्रश्न चिन्ह। अब देखते हैं कौन सी संख्या इसके स्थान पर आएगी। सबसे पहले है आपके पास 52 और यहाँ पे 69, 86, 103, प्रश्न चिन्ह और 137। अब यहाँ से यहाँ तक जमा 17, यहाँ से यहाँ पर भी जमा 17 हो रहा है, जमा 17। तो आपको लॉजिक तो मेरे ख्याल मिल ही गया, सब में ही जमा 17 हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 120 आ जाएगा जब 17 जमा करने पर, और 17 जमा करने पर 137 भी आ जाएगा। तो यानी कि मेरा तर्क जो है सही है कि हर स्टेप पर जमा 17 हो रहा है।
जिसको देखते हुए ऑप्शन सी मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये आपके दो कथन हैं और ये आपके दो निष्कर्ष हैं। इस प्रश्न को करने के लिए हम वेन आरेख का प्रयोग करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में वेन डायग्राम भी बोलते हैं। तो चलिए उसका उपयोग करते हुए इन दोनों कथनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सभी चाबियां ताले हैं। तो सभी चाबियां ताले हैं। आगे सभी ताले जो हैं वो हैंडल है। सभी ताले जो हैं वो हैंडल हैं। अब पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ ताले चाबियां हैं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सभी चाबियां ताले हैं, तो कुछ ताले चाबियां हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये वाली ताले जो है वो चाबियां हैं। कुछ हैंडल चाबियां हैं, ये भी अनुसरण करता है। बिल्कुल कुछ हैंडल चाबियां हैं, ये वाली या ये वाले, क्योंकि सभी चाबियां ताले हैं और सभी ताले जो हैं वो हैंडल हैं, तो इसका मतलब कुछ चाबियां जो है वो हैंडल भी हैं। तो कुछ हैंडल जो है वो चाबियां हैं, इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न चिन्ह है, कौन सा अक्षर समूह इसके स्थान पर आएगा? इस प्रश्न को करने के लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का। इस टेबल को हम बना लेते हैं एक बार ही। आप इसको बना के एक बार अपने साइड में रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें इस टेबल का उपयोग होना होता है, तो आपको बार बार बनाने में समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXY और Z। तो सबसे पहले इनको हम स्थानांक दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है BLRW जो कि प्रतिस्थापित हो रहा है DMUX में, FNXY और ये हो रहा है JPD और A में। अब B का स्थानांक 2 है, D का 4 है, F का 6 है, J का है 10, L का होता है 12 13 14, P का होता है 16, R 18 पर, U 21, X 24 और D 4, W है 23 पे, ये 24 और ये 25। तो और A है आपका पहले स्थान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा दो, तो इसी प्रकार यहाँ पर जमा 2 हो जाएगा। 8, 8वां स्थान H का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जमा 1 है, तो जमा 1 15, 15वां स्थान होता है O का। जमा 3, जमा 3, अब 24 में जब 3 जमा किए गए तो आपके पास क्या आया, 25 26 और 1, यानी कि A। आगे यहाँ पर जमा 1, यहाँ पर भी जमा 1, जिसको देखते जमा 1 26वां स्थान Z का होता है। तो HOAZ पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 7।
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों का है, जिसको देखते हुए आपको ये ज्ञात करना है कि 300 किससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 100, 45 और 200 और 70। इसी प्रकार 300 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो पहली संख्या है, एक मिनट, यहाँ पर पहली संख्या को 4 से गुना किया और उसमें से अगर मैंने नहीं, 4 ये नहीं बनेगा, एक मिनट, दूसरी संख्या को लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 100 आ गया, अगर मैंने इसको 4 से गुना किया और उसमें से 80 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आता है, एक 16 और 180, और ये 80 माइनस किया तो 100 आ गया। यानी कि दूसरी संख्या में से जब मैंने 4 को गुना किया और 80 माइनस किया तो मेरे पास पहली संख्या ही, देखिए यही तर्क यहाँ पर बैठता है कि नहीं। 70 में 4 को गुना किया और 80 को माइनस किया तो मेरे पास 200 यानी कि मेरी पहली संख्या आ रही है। तो तर्क मेरा कुछ इस प्रकार से बना कि दूसरी संख्या इंटू 4 माइनस 80 मुझे पहली संख्या देगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो पहली संख्या है, आ, यहाँ पे ये पहली संख्या थी, ये बराबर है दूसरी संख्या इंटू 4 माइनस 80। तो ये हो जाएगा 300 जमा 80 इज इक्वल टू दूसरी संख्या गुना 4, 380 भाग 4, ये मुझे मेरी दूसरी संख्या देगी। और जब मैंने इनको आपस में भाग किया तो मेरे पास आया 95। तो 95 है मेरी दूसरी संख्या। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नंबर, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 और 13 मीटर है। एक कुत्ता हड्डी पकड़ने के लिए चारों दीवारों पर एक बार दौड़ता है। कुत्ता कुल कितनी दूरी तय करता है। देखिए अब ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। हॉल की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, दोनों ही अलग हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही अलग हैं। इसका मतलब आपका जो हॉल है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का है। इसकी जो लंबाई है वो 16 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 13 मीटर है। कुत्ता हड्डी पकड़ने के लिए चारों दीवारों पर एक बार दौड़ता है, यानी कि इधर दौड़ा, फिर वो ऊपर, फिर इधर और वो इधर। अब आपको मालूम है जब वो चारों दीवारों की तरफ दौड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, मतलब उसने पेरीमीटर को कवर किया, या आप सिंपल वर्ड्स में हम कह लें कि उसका पूरा परिमाप कितना होगा। वो होता है परिमाप, मतलब पेरीमीटर जो होता है वो होगा यहाँ पर 16 जमा 13 जमा 16 जमा 13, यानी कि ये कुल दूरी इसकी होगी 58 मीटर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जिस मर्जी वे में आप देख लें आपके पास उत्तर यही आएगा। मीटर्स, 58 मीटर्स, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 9। यदि जमा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ जमा है, गुना का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक मान का मान क्या होगा। तो ये आपका व्यंजक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले व्यंजक लिख लेते हैं एक बार। ये है 33 जमा 14 माइनस 2 गुना 17 भाग 71। इसका मान ज्ञात करना है। अब ये जो आपको ऑपरेटर्स दिए हुए हैं उनको हमने प्रतिस्थापित करने के बाद मेरा जो नया व्यंजक है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। 33 माइनस 14 भाग 2 माइनस 17 जमा 71। बॉड मास को यूज करते हुए सबसे पहले ये दोनों आपस में भाग होंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 33 माइनस 7 माइनस 17 जमा 71। तो ये दोनों जमा होंगे, पहले मेरे पास आ जाएगा
104 माइनस 7 माइनस 71, यानी कि 104 माइनस 78, जो कि मुझे आ, एक मिनट जी, 71। हाँ, यहाँ पर एक गलती करी, यहाँ 17 था, 71 नहीं था। तो ये हो जाएगा -7 माइनस 17, यानी कि 104 माइनस 24, जो कि 80 है। यानी कि ऑप्शन बी है मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये रहा आपका प्रश्न चिन्ह। तो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा? श्रृंखला आपकी है 73, 70, 64, 55 और फिर प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ से यहाँ जाने में आप देख रहे हैं कि -3, -6, -9। तो ये 3 का टेबल चल रहा है ना, मतलब -3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, तो अब क्या हो जाएगा? -3 गुना 4, यानी कि -12। 55 में से 12 जाएगा तो आपके पास आएगा 43। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, 43। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पर आपको श्रृंखला दी गई है 420, 342, फिर 342, और चलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, 2 बार से सेम रिपीट हो गई है। तो आगे है आपके पास 272। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब जो सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर दोनों ही संख्याएं जो है वो 342 हो गई है। अब लॉजिक ढूंढना पड़ेगा इसका कि हमारे पास लॉजिक क्या उसने यूज किया है। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने ध्यान से इसको स्टडी किया तो ये है 20 का स्क्वायर में 20 जमा कर दिया, वो यहाँ पर ये है 19 का स्क्वायर -19। जो 342 है वो 18 का स्क्वायर जमा 18 भी होता है, और जो 272 है वो है 16 का स्क्वायर जमा 16। तो इसको देखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर 20, यहाँ 19, यहाँ 18, तो यहाँ पे 17 का उपयोग हो गया, यानी कि 17 का स्क्वायर और 17। अब यहाँ पर जमा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जमा है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा है। इसके अनुसार 17 का स्क्वायर -17, 17 का स्क्वायर होता है 289, और जब मैंने उसमें 17 माइनस कर दिया तो मेरे पास आता है 272, यानी कि यहाँ पर 272 आएगा, जो कि आपका चौथा विकल्प है। 272 चौथा विकल्प है इस प्रश्न का। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 12। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, यानी कि अभिषेक ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की बेटी है। लड़की अभिषेक से किस प्रकार संबंधित है? देखिए इसको पढ़ते ही मुझे आंसर मालूम पड़ गया, बट क्योंकि मुझे इसको समझाना है एक एक निश्चित तरीके से, तो सबसे पहले हम इसको समझाने के लिए, हम इसको दर्शाने के लिए वंश आरेख का प्रयोग करेंगे। वंश आरेख के लिए मेरे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि एक सर्कल, इसमें एक महिला को दर्शाएगा, एक वर्ग जो है वो एक पुरुष को, 2 लाइनें विवाहित जोड़े को दर्शाएंगी, एक सिंगल लाइन जो है वो भाई बहन को दर्शाएगा, और एक वर्टिकल लाइन जो है वो अगली पीढ़ी को दर्शाएगी। अब ध्यान से देखिए, उसने बोला है, लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा कि वह मेरे दादाजी की, यानी कि अभिषेक के दादाजी की, अभिषेक के दादाजी ग्रैंडफादर की इकलौती संतान उनकी चाइल्ड की बेटी है, डॉटर। अब देखिए मेरे दादाजी की, यानी कि दादा अभिषेक के थे, है ना, और ये डॉटर
यानी कि यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है अभिषेक, क्योंकि जो दादाजी हैं वो अभिषेक के भी हैं, है ना? तो यानी कि ये जो लड़की है, जो डॉटर है, जो बेटी है, वो अभिषेक की क्या हुई? वो बहन है, अभिषेक की बहन है। तो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर है 64, 72, 81, 91 और प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए, जमा 8, जमा 9, जमा 10, तो आपको मालूम है आगे क्या होगा? जी, जमा 11। 91 में 11 जमा किए गए तो मेरे पास 102 आता है, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 14। उस दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये रहा आपका प्रश्न चिन्ह, तो आपको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 47, 47, 48 और 50, फिर प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए, जमा 0, 1, 2, तो आगे क्या आएगा? जमा 3, जिसको देखते हुए ऑप्शन बी यानी कि 53 है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। सी और जी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। प्रश्न है जी के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति हैं, वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए, इधर आपका दायां होता है और यहाँ पर है बायां, है ना? तो डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब डी इधर बैठा हुआ है। ए डी का निकटतम पड़ोसी है, तो मतलब ए इधर भी हो सकता है, इधर भी, दोनों में से किसी भी एक साइड में हो सकता है। एफ और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, मतलब एफ यहाँ पर हो जाएगा। ई जो है, ए ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, सी जी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, और ए जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी है। अगर मैं इन तीनों लाइंस को एक साथ अध्ययन करती हूँ तो इसका मतलब ए यहाँ पर आ सकता है, ए इधर नहीं आएगा। ठीक है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि ए और डी, ए डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ये भी हमारी लाइन होगी, हम काट देते हैं लाइंस को ताकि बार बार पढ़ने में ना आए। ए डी का निकटतम पड़ोसी है, ये लाइन भी हो चुकी है। डी के बाएं में एक व्यक्ति बैठा है। सी और जी के बीच में दो, बी और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए और ई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, ये श्योर हो गया। अब बी और जी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि बी आपका यहाँ पे और जी आपका यहाँ पर, और आपका बचता है ये सी। सी और जी के बीच में तीन व्यक्ति हैं। उन सब चीजों को मिला के आपके पास ये जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। अब प्रश्न क्या था कि जी के ठीक दाएं कौन बैठा है? ये जी है और उसके दाएं में बैठा है ई। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे है प्रश्न नंबर 16। पैटर्न को जारी रखने के लिए निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी आकृति को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए? तो अब आपको ध्यान से इस पैटर्न को समझना होगा, ये ज्ञात करने के लिए कि आगे आकृति में कौन सी इनमें से ऑप्शंस में से श्रृंखला आएगी। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा जूम करके ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि एम ई की जगह पर जा रहा है, और ये आपस में ये लोग, ये इधर नहीं, 3 नहीं इधर आया,
3 इधर ऊपर की तरफ गया और 9 इधर आ गया और ई जो है वो नीचे, और इन दोनों ने आपस में अपनी जगह बदल ली। तो आपके पास ये दूसरी आकृति आ गई, ये वाली। अब दूसरी आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर गया और एल इधर जा रहा है, एम नीचे आ गया, ई 9 की तरफ चला गया इधर की तरफ, और जो 9 था उसने जगह अपनी स्थापित करी एम की तरफ। ध्यान से एक बारी, चलिए यहाँ पे ई इधर गया और 9 जो है वो एम के स्थान पे चला गया है, और जो ओ है वो 0 था, वो 3 के स्थान पर चला गया है यहाँ पे। तो मेरे पास ये तीसरा चरण आ गया है। अब तीसरी आकृति चौथी आकृति में किस प्रकार से चेंज हो रही है, ये एल इधर और ये ओ इधर, ये इधर को चला गया है और एम इधर आ गया है, 9 नीचे चला गया है और ई ऊपर। जी, तो अब इसको ध्यान से देखिए, और मेरे पास ये चौथी आकृति आ गई। अब इसी तरीके से हम इसको आगे लेके जाते हुए यहाँ पर ई इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, 0 जो है वो नीचे, एम 9 इधर, एम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और एम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सारी आकृतियां उनकी जगह पर आ गई। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अब ये बन जाएगा आपका ई इधर और एल इधर, 3 का स्थान यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी ओ का स्थान आया था, एंड फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एम, और यहाँ पे ओ, 9, 3। तो ये बनेगा आपका फाइनल क्रम। एक बार इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। 3 ई एल एम 0 9, इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं किससे मेल खाता है। 3 ई एल एम, ये ऑप्शन सी की तरफ, ऑप्शन सी से ये मेल खाता है। इसको देखते हुए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है प्रश्न नंबर 17। यह उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। पाक्षिक, त्रैमासिक, मासिक, द्विवार्षिक या वार्षिक। देखिए, तार्किक और सार्थक क्रम में सही व्यवस्था करने पर सबसे पहले जो है वो पाक्षिक आता है, नंबर 1। उसके बाद में त्रैमासिक, नहीं मासिक आता है उसमें, हाँ ठीक है। उसके बाद मासिक, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं इसके, पाक्षिक, फिर मासिक, उसके बाद त्रैमासिक, फिर द्विवार्षिक और अंत में वार्षिक। तो चलिए इनके नामांक, इनके स्थानांक भी लिख लेते हैं। ये है 1, 3, 2, 4 और 5। 1, 3, 2, 4, 5 आपका डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 18। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित हैं। नोट कीजिए कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 अगर आपको नंबर दिया गया है तो पूरे 13 पर ही संक्रियाएं होंगी। आप उसको 1 और 3 में तोड़कर कोई संक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला समूह है आपके पास 16, 400 और 4। दूसरा समूह है 10, 256 और 6। तो इनके तर्क का ज्ञात करते हैं। देखिए, अगर मैं पहली संख्या में तीसरी संख्या जमा करके उसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाती है ना। यहाँ पर भी वही 10 जमा 6 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, ये 256 होता है, यानी कि मेरी दूसरी संख्या। जिसको देखते हुए तर्क ये है कि पहली संख्या
में तीसरी जमा की गई और उसका स्क्वायर किया गया, तो मेरे पास दूसरी संख्या आ रही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके इस तर्क को सही ठहरा रहा है। ए ऑप्शन है 12, 441 और 9। 12 में 9 जमा किए और उसका स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर किया, तो मेरे पास 441 आ रहा है, यानी कि मेरा यही ऑप्शन सही है। चलिए बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर लेते हैं। बी ऑप्शन है आपके पास 13, 497 और 4। 13 जमा 4 का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर। अब ये 17 का स्क्वायर 200 289 होता है, जो कि 497 नहीं है, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन 11 और या 11 और 388 और 6। तो 11 और 6 यानी कि फिर वही 17 का स्क्वायर 289, यहाँ पर 338 है, तो सी ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। डी ऑप्शन 15, 442 और 9। तो 15 और 9 को जब मैंने स्क्वायर किया, तो मेरे पास आता है 24 का स्क्वायर। अभी 24 का स्क्वायर, एक मिनट, 96 और 48, ये होता है 576, जो कि 442 नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी मेरा गलत है, जिसको देखते हुए स्पष्ट रूप से ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करेंगे, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये टेबल बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा, तो इसको आप प्लीज रेफर कीजिए। एक ही बार बनाइएगा, बार बार मत बनाइएगा। चलिए, सबसे पहले आपके पास है आर एक्स बी और जी, जो कि चेंज हो रहा है ओ वी ई और के में, जो कि आगे आई डोंट नो किस में चेंज होगा। आगे है आई आर के और एस, जो कि आगे है एफ पी एन डब्ल्यू। चलिए अब इनके स्थानांक लिख लेते हैं। आर है आपका 18वें स्थान पर, एक्स 24, 2 और ये 7। ओ होता है 15, वी है आपका 22, 5 और 11। आई है आपका 9वें स्थान पे, 18, 11 और 19। एफ है 6, 16, 14 और 23। और यहाँ पर -3, -2, +3, +4। अब यहाँ पर भी देखते हैं, जमा नहीं, -3 और -2, +3, +4। तो यानी कि मेरा तर्क मुझे समझ में आ गया है। तर्क कुछ इस प्रकार है, -3, -2, +3, +4। तो चलिए, अब यहाँ पर भी वही रहेगा, -3, -2, +3, +4। 15 -3 12, 12वां स्थान आपका होता है एल का। और 22 में से 2 गए तो 20, 20वां स्थान डी का होता है। 8, 8वां स्थान एच का होता है। और ये 15, 15वां स्थान होता है ओ का। तो एल टी एच ओ आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 20। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। यानी कि इन दोनों संख्याओं में कुछ रिलेशन है और इन दोनों में भी कुछ रिलेशन है। उसी रिलेशन को यूज करते हुए आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या 12 से रिलेटेड है। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है 448 और 8 और यहाँ पर 18 और 2। वही तर्क को यूज करते हुए आपको ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह और 12 आपस में किस नंबर से रिलेटेड है। तो चलिए,
सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ, इसको छोटा नंबर है, छोटे वाले को और इन दोनों को ही अगर मैं ध्यान से आपस में देखती हूँ, तो अगर मैं 8 गुना 8 जमा 1 का स्क्वायर करती हूँ, मतलब 8 इंटू 9 का स्क्वायर करती हूँ, यानी कि 8 इंटू 81 करती हूँ, तो मेरे पास 648 आता है। और यहाँ पे 2 गुना 2 जमा 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 3 का स्क्वायर, यानी कि 18। तो तर्क मेरा स्थापित हो गया है। तर्क कुछ इस प्रकार है कि दूसरी संख्या में दूसरी संख्या जमा 1 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास पहली संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या गुना दूसरी इंटू जमा 1 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 13 का स्क्वायर, 13 है आपके पास 169, और इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद आपके पास 2028 आता है, जिसको देखते हुए सी ऑप्शन मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर आपको श्रृंखला दी गई है U W W W Y, ये सारी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का ही ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न को करने के लिए। तो यहाँ पर है U W W W Y और Y और A C। आगे ये किसमें प्रतिस्थापित होगा? अब U का स्थानांक लिख लेते हैं सबके। U का स्थानांक होता है 21, 21 और ये 23, 23, 23, 25, 25, 25, 1, 1, 1, 3। तो वैसे तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए 21, 21, फिर मैं 2 आगे चला गया उससे 23, तो फिर 23, 23, फिर 2 आगे चला गया आपका Y, तो Y फिर 2 आगे चला गया A, फिर A अब 2 आगे चला गया C। तो यानी कि मेरे हिसाब से और भी बहुत तरीके हैं वैसे इसको करने के, एक बता रही हूँ मैं उनमें से अभी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा C और 2 आगे, लाइक C के बाद D और E आ जाएगा। मेरे हिसाब से CCE आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन C है। एक तरीका ये हो गया इसको देखने का। और दूसरा जी, और दूसरा आपके स्थानांक थे यहाँ पे देखिए, जमा दो, जमा दो, जमा दो, तो जमा दो, यानी कि 3, तीसरा स्थान सी का, जमा दो, 2, 2 और 2 सेम है। ये दोनों लाइंस तो बिल्कुल ही सेम है। अब यहाँ पर जमा 2 हो रहा है, जमा 2 हो रहा है, जमा 2 हो रहा है, यहाँ पर भी जमा 2 हो रहा है। पांचवा स्थान जो होता है वो ई का होता है, तो इधर 5 था इस प्रकार। तो CCE जो है इस प्रश्न का, दोनों ही तरीके से हमने देख लिया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, काफी आसान क्वेश्चन था ये पेपर में। जैसे ही आपको लग रहा है कि लॉजिक बन रहा है, खत्म कीजिए उसको और आंसर देखिए अगले प्रश्न में। चलिए जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमने, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। अब आपको ये देखना है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, मतलब एम्बेडेड है, घूर्णन की अनुमति आपको नहीं है। चलिए देखते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है ये मुझे यहाँ पर कहीं भी बनता हुआ नहीं दिख रहा, और ये वाला नहीं, ये इतनी लंबी लाइन तो बस ये वाली है, और यहाँ पर भी ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं। ये वाला यहाँ पर है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ, सो क्लियरली दिख जाएगा। ये देखिए, ये रहा। ये आपका नीचे वाला ट्रायंगल हो गया, ये ऊपर, और हम्म ये यहाँ तक ही जाएंगे हम, ये और इतना। अब देखिए ये मिल गई हमारी, हमें हमारी फिगर, ध्यान से, ये रही।
तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। डी में भी आपको ये वाली आकृति अंतर्निहित नहीं मिलेगी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, पैटर्न को जारी रखने के लिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? तो ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला को। सबसे पहले जो एम है वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब इसी प्रकार से देखते हुए यहाँ पे देखिए, ये वाला जो क्यू है और डेल्टा, ये यहाँ पे गए हैं और इन्होंने अपना स्थान जो है वो बदल लिया है। क्यू डेल्टा की जगह पे यहाँ पे आ गया डेल्टा, तो यानी कि इधर आएगा आपका क्यू। यहाँ पर मेरे पास क्यू आ गया। और इसी तरीके से देखते हुए यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो क्यू है वो इधर जा रहा है, ये यहाँ पे। तो इसी प्रकार ये डेल्टा, ये वाला जो स्थानांक है वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आपके पास डेल्टा आ जाएगा। ये भी हो गया हमारे पास। अब एक और रंग यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो टी जेड है ये यहाँ पे इधर की तरफ आ गया है और ये वाला टी जेड इधर की तरफ। इसी प्रकार से ये जो Z9 है ये इधर आ जाएगा। Z और 9। तो इसको देखते हुए अगर मुझे पूरा का पूरा पैटर्न बनाना है, ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पर आपका Q था, यहाँ पर आपका डेल्टा था और यहाँ पर आपका Z और ये आपका 9। और बचती है आपकी अब ये M की जगह। तो इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जाने के बाद M जो है वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर M आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। तो ये मेरा सही पैटर्न है, M डेल्टा Z9Q। और ये बनता है ऑप्शन ए के साथ। आशा करती हूँ आप इसे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, 13 जनवरी 2021 से 23 अगस्त 2021 तक दोनों दिनों सहित दिनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 13 जनवरी 2021 से 23 अगस्त 2021 तक दोनों दिनों सहित दिनों की संख्या कितनी होगी? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो 13 जनवरी से अगर मैं शुरू करूँ, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 13 - 12 यानी कि जनवरी के महीने में उससे 19 दिन लिए जाएंगे। और ये एक लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। अब 23 अगस्त तक लेना है, तो 23 अगस्त तक, क्योंकि मुझे अब 23वां दिन भी लेना है, उसने बोला दोनों दिनों सहित, तो मुझे 23 दिन लगेंगे इसमें। और यहाँ पर 19 दिन हो गए थे। अब कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएंगी? क्योंकि 13 जनवरी से इतने दोनों दिनों सहित दिनों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इन सबको आपस में जमा करने के बाद मेरे पास आता है 223, जिसको देखते हुए ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 25, बिंदु ए बिंदु बी के पूर्व में 35 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु बी के दक्षिण में 28 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु डी के पूर्व में 15 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ई बिंदु डी के उत्तर में 14 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एफ बिंदु ई के पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर है। और बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु ए किस दिशा में है? इस प्रश्न को हल करने के से पहले हमें दिशाओं के बारे में एक बार ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपके पास नॉर्थ होता है, जिसको हम उत्तर दिशा भी बोलते हैं, और नीचे होता है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। और इधर आपके पास पूर्व और पश्चिम। चलिए,
अब सबसे पहले बिंदु ए बिंदु बी के पूर्व में 35 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे आपका बिंदु ए अगर है तो यहाँ पर आपका बिंदु बी है और इन दोनों के बीच में 35 मीटर की दूरी है। आगे आपको दिया है बिंदु सी जो है बिंदु बी के दक्षिण में 28 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर है आपका बिंदु सी और ये दोनों हैं आपस में 28 मीटर की दूरी पे। आगे दिया गया है कि बिंदु सी बिंदु डी के पूर्व में 15 मीटर की दूरी पर है। तो बिंदु डी जो है पूर्व में, बिंदु सी बिंदु डी के पूर्व में 15 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब बिंदु डी यहाँ पर हो जाएगा और इन दोनों के बीच का जो फासला है वो 15 मीटर का है। आगे बिंदु ई बिंदु डी के उत्तर में 14 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ई बिंदु और ये 14 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एफ बिंदु ई के पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर है। तो इधर की तरफ जी, और ये 20 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु ए किस दिशा में है? तो यहाँ पर है एफ और ए है इधर। तो ये किस दिशा में है? ये उत्तर पूर्व दिशा में है। सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, एक कागज को मोड़कर काटा गया जैसे कि नीचे दिखाया गया है। खोलने पर वह कैसे दिखाई देगा? देखिए, ये कागज को पहले इधर मोड़ा गया, फिर इधर मोड़ा गया और फिर इसमें कुछ ऐसे कट्स लगाए गए। अब वो पूछ रहा है कि इसको खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। चलिए खोलते हैं इसको। तो खोलने पर सबसे पहले ये चीज ऐसे आ जाएगी। एक- अब दोबारा से बना लेते हैं अच्छे से। तो ऐसे ये पूरा सिमेट्रिकल रहेगा और ये फिगर इधर भी ऐसे ही बनेगी और ये ऐसे रहेगा। वही फिगर ऊपर बन जाएगी और यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा ऐसा। तो ये आपकी फिगर कुछ ऐसी नजर आएगी। चलिए देख लेते हैं ये किससे मेल खा रही है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो ये गलत है। यहाँ पर इन दोनों में फर्क है, डिस्टेंस है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर भी डिस्टेंस है, ये आपस में बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा और ये सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल हमारी बनाई गई आकृति के साथ मेल खा रहा है। देखिए ध्यान से। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है 27वां क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है? ध्यान से देखिए। ये अच्छा, एक मिनट, स्टार की शेप तो वही है। अब ध्यान से इसको मैं देखूं तो ये इधर है, फिर ये इधर जा रही है, फिर इधर, फिर इधर। अब वो ऊपर जाएगी, है ना? तो ये किस, यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसे स्टार आपका। कुछ ऐसे इतना परफेक्ट नहीं बना है पर ये वाला पोर्शन आपका जो है ये पूरा कवर रहेगा। तो ये किससे मेल खा रहा है? डी ऑप्शन से। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। आप जानते हैं इस बात को। नीचे उसी पासे की 3 अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये 3 स्थितियां हैं उसी पासे की। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या क्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको 3 फिगर्स दी हुई हैं, फिगर 1 2 और 3। देखिए, अगर मैं पहली 2 फिगर्स को ध्यान से देखती हूँ, पहली और दूसरे फिगर को ध्यान से देखती हूँ, तो फलक 1 और 5 उभयनिष्ठ हैं, है ना? इन दोनों में इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 और 6 विपरीत हैं आपस में। तो इसका मतलब इन दोनों में से 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। और अगर मैं पहली और तीसरी फिगर यानी कि तीसरे फलक, पहले और तीसरे फलक को लेती हूँ, तो इसमें 1 और 4 उभयनिष्ठ है, यानी कि 3 और 5 विपरीत है ना?
और मुझे क्या पता करना था, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या का ज्ञात कीजिए, तो वो 3 है, सी ऑप्शन। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो ये फिगर यहाँ पे नहीं बन रही, ये ऑप्शन गलत है। बी में देखें तो ध्यान से देखते हैं, बी में मुझे लग रहा है बन रही है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाली फिगर ये बन रही है। दोबारा से थोड़ा जूम करके बना लेते हैं, ये और ऐसे, ये वाली फिगर, तो ये यहाँ पे मौजूद है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी वो फिगर नहीं है, वो फिगर यहाँ पर भी नहीं बन रही है, क्योंकि ये देखिए ये वाला पोर्शन मिसिंग है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जमा है और डी का अर्थ माइनस है, तो दिया गया समीकरण है मेरे पास ये 3b 29 डी ए सी 9 ए 9 किसके बराबर है। तो दिए गए जो आपके ऑपरेटर्स हैं इनको इसमें डाल देते हैं, डालने के बाद ये आ जाएगा 3 गुना 29 = 1 + 9 भाग 9, ये किसके बराबर आएगा। बॉड मास का उपयोग करते हुए इस प्रश्न में, जो कि मुझे कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ यानी कि का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर अंत में सब्ट्रैक्शन यूज की जाती है। सबसे पहले मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी, तो 3 × 29 - 1 = 18। अब इन दोनों को आपस में गुना किया जाएगा, जिसके बाद मेरे पास 87 आता है, -1 = 18। माफ कीजिए, 9 भाग 9 1 होता है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 88 - 1 यानी कि 87। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 31। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो जमा का अर्थ ए बी का पुत्र है, माइनस का अर्थ ए बी की माता है, गुना का अर्थ ए बी का पिता है और भाग का अर्थ है कि ए बी का भाई है। अब इसको देखते हुए चलिए, ये जो मेरे पास कथन है इसको लिख लेते हैं, एफ गुना जी भाग के -m + s गुना w। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ जी का पिता है और जी जो है वो के का भाई है, के एम की माता है और एम एस का पुत्र है और एस डब्ल्यू का पिता है। इसके अनुसार हम एक वंश आरेख बना लेते हैं। वंश आरेख बनाने से पहले आपको कुछ सिंबल्स का ज्ञात होना चाहिए कि सर्कल यहाँ पर एक महिला को दर्शाएगा, एक स्क्वायर यानी कि वर्ग एक पुरुष को दर्शाएगा, 2 लाइंस विवाहित जोड़े और ऐसी लाइन भाई बहन को, और सिंगल लाइन जो है वो अगली पीढ़ी को दर्शाएगी। अब सबसे पहले आपको दिया गया है कि एफ गुना जी, यानी कि एफ जो है वो जी का पिता है, तो यहाँ पर एफ पिता है जी का, जी के का भाई है और के एम की माता है, एम एस का पुत्र है, तो यानी कि ये दोनों की शादी हुई हुई है एस, तो एम पुत्र है एस का।
यानी कि एम की माता के का पति एस। अब एस जो है वो पिता है डब्ल्यू का, यानी कि एम और डब्ल्यू जो है वो भाई बहन हो जाएंगे। या डब्ल्यू मुझे नहीं पता लड़का है या लड़की है, तो डब्ल्यू को हम ऐसे ही लिख देते हैं इस प्रकार से। अब पूछे गए प्रश्नों में से सबसे पहले है एम जी की, आपको ये याद करना है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कहता है कि एम जी की बहन का पुत्र है। एम जी की बहन का पुत्र है, बिल्कुल देखिए एम यहाँ पे जी की बहन का पुत्र है, ये सही है। दूसरा, एस के का पति है, बिल्कुल एस के का पति है, यहाँ से देखिए एस के का पति है। एस जी का भाई है, नहीं एस जी का भाई नहीं है, जी जो है वो के की एस की पत्नी का भाई है, तो जी एस का भाई नहीं है, ये गलत है। आगे जी एस की पत्नी का भाई है, बिल्कुल जी एस की पत्नी का भाई है, तो इसका मतलब सी विकल्प जो था वो गलत था। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 32। इस प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों निष्कर्षों में कौन सा सत्य है ये आपको ज्ञात करना है। तो पहला निष्कर्ष, पहला कथन है आपका जी बराबर है वाई के, जो कि यू से छोटा है, जो कि एफ से छोटा या बराबर है। और एफ जो है वो पी से बड़ा है, पी टी से बड़ा है, टी बी से छोटा है। ये आपको एक ही दिया हुआ है कथन, तो इसमें आपको पहला निष्कर्ष जो है वो दिया गया है कि एफ जी से बड़ा है। देखिए एफ जो है वो वाई के बराबर है ना, और वाई यू से छोटा है, यू एफ से छोटा है, यानी कि एफ जो है वो जी से, जी और एफ में कुछ इस प्रकार का रिलेशन है, तो एफ जी से बड़ा है, ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एफ टी से बड़ा है, बिल्कुल यहाँ से अगर आप मैं देखूं तो यहाँ से देखिए एफ टी से बड़ा है, तो दोनों ही निष्कर्ष जो है वो सत्य है। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करेंगे, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्लीज अपना वो टेबल निकाल लीजिए और उसको रेफर कीजिए इस प्रश्न को हल करने के। तो सबसे पहला आपको अक्षर समूह जो दिया हुआ है वो है सी एक्स ई डब्ल्यू, ये आपका ए पार्ट है, और बी है एफ यू एच और एस। अब सी का स्थानांक आपका माफ कीजिए 3 होता है, और ये 24, 5 और 23। ये एफ होता है आपका छठे स्थान पे, यू है 21, 8 और 19। चलिए देखते हैं ध्यान से यहाँ जाने में -2 हो रहा है, और ये -1, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर -2 हो रहा है। आगे चलते हैं, आपके पास सी ऑप्शन में है जी टी आई और आर, डी ऑप्शन में एम एन ओ और एल। अब इनके स्थानांक जो है, जी होता है आपका 7वें स्थान पे, टी है 20वें स्थान पे, आई है 9 और आर है 18। एम है 13, 14, ओ है 15 और एल है 12। अब यहाँ से यहाँ -2, -2, -2, -2, तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पर सिर्फ -1 है, बाकी सब में -2, -2 है ना। तो इसका अर्थ पहला ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों का सार्थक अंग्रेजी शब्द माना जाना चाहिए, और शब्द अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है कि त्रिभुज 3 इसी प्रकार षटभुज किससे रिलेटेड है। देखिए त्रिभुज यानी कि एक ट्राइंगल, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, और षटभुज एक हेक्सागन, इसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो षटभुज की 6 भुजाएं हैं, जिसको देखते हुए सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे।
आगे है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं अंकों को नहीं परस्पर बदला जाना चाहिए। तो 15 और 18 आपकी पहली ऑप्शन, एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम इसमें डाल के देखेंगे, जिसमें भी हमारा LHS RHS यानी कि आपकी बाईं साइड और आपकी दाईं साइड मेल खा जाएगी, वही हमारा उत्तर होगा। तो आपका सबसे पहले ये ऑप्शन, आपको 15 और 18 को आपस में प्रतिस्थापित करने के बाद ये कुछ इस प्रकार बनेगी। 13 गुना 4 भाग 26 जमा 18 माइनस 15, ये 5 के बराबर आनी चाहिए। अब ऑड मास को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न में सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 गुना 4/26 जमा 18 माइनस 15। अब अगले चरण में ये दोनों आपस में गुना होंगे, जो ये कट देगा और ये कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2 जमा 18 माइनस 15 यानी कि 20 माइनस 15 यानी कि 5, जो कि मेरा 5 दाईं तरफ भी है। तो ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आपको प्रश्न में, आपको अपने एग्जाम में ए ऑप्शन पर ही छोड़ देना है, आगे समय मत वेस्ट कीजिएगा बाकी ऑप्शंस के लिए। यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब 18 और 26 आपस में बदले जाएंगे। ये हो जाएगा 13 गुना 4 भाग 26 जमा 5 माइनस 18, ये 15 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में भाग होंगे, तो ये आ जाएगा 13 गुना 4/26 जमा 5 माइनस 18, ये कट गया और ये कट गया, तो आया 2 जमा 15 नहीं 5 माइनस 18 यानी कि 7 माइनस 18 यानी कि -9, जो कि 15 के बराबर नहीं है। तो ये मेरा गलत उत्तर हो गया। माफ कीजिए, यहाँ पे -11 जो कि 15 के बराबर नहीं है, और मैंने गलती से यहाँ पर 5 और 15 वाला ये वाला सॉल्व कर दिया है, ऑप्शन सी सॉल्व कर दिया है। चलिए बी यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 18 और 26 आपस में बदले जाएंगे। तो इनको आपस में बदलने के बाद मेरे पास आएगा 13 गुना 4 भाग 18 जमा 15 माइनस 26, ये 5 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों को भाग कर लेते हैं। 13 गुना 4/18 जमा 15 माइनस 26, ये आपके पास आएगा तो 9 यानी कि 26/9 जमा 15 माइनस 26, जो कि आपको देगा 161/9 माइनस 26, ये 5 के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। तो बी ऑप्शन भी गलत है। चलिए डी ऑप्शन की ओर चलते हैं। डी ऑप्शन में आपको 13 और 5 को आपस में बदलना है। अब इसमें बदलने के बाद मेरे पास आएगा 5 गुना 4 भाग 26 जमा 15 माइनस 18, इन दोनों को भाग करने के बाद 5 गुना इतना जमा 15 माइनस 18, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये 13 यानी कि 10/13 जमा 15 माइनस 18, ये 5 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को हल करने के बाद 205/13 माइनस 18, ये 5 के बराबर नहीं है। तो डी भी मेरा गलत विकल्प है, जिसको देखते हुए पहला विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है, तीसरी चौथी से संबंधित है। तो यानी कि पहली और दूसरी में कुछ संबंध है, वही संबंध तीसरी और चौथी में भी है, जिसको देखते हुए क्वेश्चन मार्क 8 से किस प्रकार संबंधित है। देखिए आपके पास है 48 और 2, 448 और 6 और प्रश्न चिन्ह और 8। अब यहाँ पर अगर मैं 2 को उठाती हूँ और उसमें 2 जमा कर देती हूँ और उसका क्यूब करती हूँ और उसमें 2 जमा 2 का स्क्वायर को माइनस कर देती हूँ, यानी कि ये बनता है 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ये होता है 64 और ये होता है 16, जो कि मुझे 48 देता है। इसी प्रकार 6 जमा 6 का क्यूब माइनस 6 जमा 6 का स्क्वायर, यानी कि 12 का क्यूब माइनस 12 का, एक
प्रश्न नंबर 36, उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों में है। इसी प्रकार 8 किससे संबंधित है इसका आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 48 और 2, 448 और 6 और प्रश्न चिन्ह और 8। अब यहाँ पर तर्क जो स्थापित हो रहा है उसको ध्यान से अगर मैं देखिए, ये जो दूसरी संख्या है अगर मैं उसमें 2 जमा करके उसका क्यूब कर दूं और उसमें उसको माइनस कर दूं 2 जमा 2 का स्क्वायर से, यानी कि माफ कीजिए 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 16 यानी कि 48। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 6 जमा 2 का क्यूब माइनस 6 जमा 2 का स्क्वायर कर देती हूँ यानी कि 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर कर देती हूँ। 8 का क्यूब आपके पास 512 होता है और ये 64। मेरे पास 448 आता है मेरी पहली संख्या। तो तर्क कुछ इस प्रकार से है कि आपकी दूसरी संख्या में 2 जमा करके उसका क्यूब में से दूसरी संख्या में 2 जमा करके उसका स्क्वायर को माइनस किया जाए तो मेरे पास मेरी पहली संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार अगर मैं 8 में 2 जमा करके उसका क्यूब कर दूंगी और 8 में 2 जमा करके उसका स्क्वायर करके माइनस कर दूंगी तो यानी कि 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 1000 माइनस 100 यानी कि 900। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। -12 का स्क्वायर, ये काफी बड़ी संख्या हो जाएगी। ये 448 नहीं है। आ, इसमें 2 जमा करके क्यूब माइनस 2 जमा करके स्क्वायर यानी कि 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, ये आपको देगा 512 माइनस 64 जो कि 448 है मेरी पहली संख्या। तो इसी प्रकार यहाँ पर 8 जमा 2 का क्यूब माइनस 8 जमा 2 का स्क्वायर, 10 का क्यूब 10 का स्क्वायर और उत्तर होगा 900। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले फ्लूइड, फिर ये और फिर ये। चलिए ध्यान से इन सबको देखते हैं। सबसे पहले इसका हम वही यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करेंगे। अपने पास वो टेबल निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास है फ्लूइड, ऑप्शन ए, एफ, यू, ई और टी, के, पी, जे और ओ। अब एफ होता है आपका छठे स्थान पे, यू है 21, 5, 20, 11, 16, 8, नहीं जे 10 पे होता है और ओ होता है 15 पे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 और यहाँ पर भी -1, -1, -1, सी में आई, आर, एच और क्यू, डी, डब्ल्यू, यू और ई। आई होता है 9, 18, 8 और 17। यहाँ पर भी वही, और ये 4, 23, 5 और यू होता है 21 पे। यहाँ पे +1 और यहाँ पे -2। 1 मिनट, यू होता है 21 पे, 5, 23 और 4। जी बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर +1 और -2 यही मेरा उत्तर है क्योंकि यहीं पर मुझे ऑड आंसर मिल रहा है। तो ये एक बेजोड़ है। बेजोड़ इसका चयन ऑप्शन डी रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर
38। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन स्थापित हो रहा है 76 और 13 में, उसी का अनुसरण करते हुए 99 इससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक चीज देखें तो 3 में अगर मैं 2 जमा कर दूं, इन दोनों को आपस में जमा कर दूं तो मेरे पास 5 आता है है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको 7 और 6 को जमा कर देती हूँ तो मेरे पास 13 आ जाता है। तो इसी प्रकार 9 और 9 को जमा कर देंगे तो मेरे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 39। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं अंकों को नहीं परस्पर बदला जाना चाहिए। वही है, हम 12 और 16, 18 और 16, 7 और 3, 7 और 18 इन सबको बदल के देखेंगे कौन सा ऑप्शन मुझे दायां और बायां सेम उत्तर देगा। सबसे पहले 12 और 16 को बदलते हैं तो मेरा ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 96 भाग 16 जमा 7 का स्क्वायर जमा 18, ये बराबर आना चाहिए 112 माइनस 12 का 12 इंटू 3 और 69 भाग 23। बॉड मास को देखते हुए सबसे पहली ब्रैकेट सॉल्व होंगी, यानी कि ये और ये पावर होती है एक्चुअली सबसे पहले सॉल्व, ये भी और ये भी। तो 96 को 16 से भाग किया, मेरे पास आया 6 जमा 49 जमा 18 और दाई तरफ मेरे पास आएगा 112 माइनस 36 माइनस 3। अब इन तीनों को आपस में जमा करने पर मेरे पास 73 आता है और ये होगा 112 माइनस 39 जो कि 73 ही होता है। यानी कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया है ऑप्शन ए। चलिए बी और सी को भी हल कर लेते, बी सी डी को हल कर लेते हैं। आप यहीं पे रुक जाइएगा पेपर में, आप आगे मत जाइएगा। तो आगे चलते हैं, 18 और 16 को आपस में प्रतिस्थापित करते हैं। ये हो जाएगा 96 भाग 12 जमा 7 का स्क्वायर जमा 16, 112 माइनस 18 इंटू 3 माइनस 69 भाग 23। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 6 जमा 49 जमा 16, 112 54 और 3, यहाँ पे आएगा 73 और ये हो जाएगा 55। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो बी ऑप्शन गलत है। सी में मुझे 7 और 3 को प्रतिस्थापित करना है। अब ये हो जाएगा 96 भाग 12 जमा 3 का स्क्वायर जमा 18, 112 16 गुना 7 माइनस 69 भाग 23। ब्रैकेट्स को सबसे पहले हल करते हुए ये 8 आता है जमा 9 जमा 18, ये बराबर 112 और ये 112 और ये 3। तो आपका जो बाई तरफ है वो 35 हो जाएगा और ये आएगा -3, ये आपस में बराबर नहीं है तो सी ऑप्शन भी गलत है। अब डी ऑप्शन में 7 और 18 आपस में बदले जाएंगे। बदलने के बाद 96 भाग 12 जमा 18 का स्क्वायर जमा 7, 112 माइनस 16 इंटू 3 और 69 भाग 23। ब्रैकेट्स को सबसे पहले हल करते हुए ये हो जाएगा 8, 324 और 7, 112 माइनस 48 माइनस 3 और बाईं तरफ आपके पास 339 आ जाएगा और यहाँ पर 61। ये दोनों बराबर नहीं है तो आपका डी ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। इसको देखते हुए हमारे पास पहले ही हमारा उत्तर आ गया था, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 40। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है।
शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। जैसे माल और स्टॉक, उसी प्रकार से क्या संबंधित है? देखिए, माल व्यक्तिगत वस्तुएं हैं जो कि सामूहिक रूप से किसी स्टोर या गोदाम में स्टॉक किया जाता है। इसी प्रकार दंगाई जो होते हैं, वह व्यक्तिगत दंगाई मिलकर असंयत भीड़ बनाते हैं जो कि उपद्रव मचाते हैं। संगीतकार संगीत बनाता है, सामग्री उपभोक्ता यूज करता है, लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। माल जो है वो स्टॉक होता है, जो भर के रखा जाता है। जब माल भर के रखा जाता है उसको स्टॉक बोला जाता है। ऐसे दंगाई एक जगह पर असंयत भीड़ को उत्पन्न करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 41। किसी निश्चित भाषा में सिस्टम को इस प्रकार लिखा जाता है और नियरर को इस प्रकार। उसी कूट भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार से लिखा जाए? देखिए, इसमें हम यूज तो वही करेंगे, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल, पर मुझे एक बार लिखते हैं, देखते हैं शायद कुछ और भी लिख जाए। तो सिस्टम जो है वो लिखा जाता है SYSMET में, और नियरर NEARER, ये बदला जाएगा AENRER में। देखिए, यहाँ पे ये टी इधर शिफ्ट हो गया, ये एम इधर और ये ई इधर। इसी प्रकार ये एन इधर, ये ए इधर और ये ई इधर, और ये एस इधर, इधर और इधर। बिल्कुल ठीक, आपने इसका लॉजिक पकड़ लिया है, ये इसका लॉजिक है। इसी को देखते हुए देखते हैं फ्रैक्शन कैसे बदला जाएगा। FRACTION। अब इसमें 8 अल्फाबेट्स आ गए, तो हम 8 मतलब 4-4 का समूह बना लेंगे। यहाँ पर आपका F, C, R, और A। अब इसी प्रकार से T इधर, N इधर, I इधर और O इधर। अब ये बन जाएगा CARFNOIT। चलिए देखते हैं ये किससे मेल खाता है। CARFNOIT पहले ऑप्शन से, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 42। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये कथन और ये आपके 3 निष्कर्ष है। पहला, सभी स्विच पंखे हैं। इसको हम वेन आरेख का प्रयोग करेंगे हल करने के लिए। तो सभी स्विच पंखे हैं और कोई हीटर पंखा नहीं है। तो हीटर अलग से देते हैं, कोई हीटर पंखा नहीं है, कुछ तार जो है वो हीटर है। आगे पहला निष्कर्ष, कुछ तार पंखे हैं, ये अनुसरण नहीं करता। कुछ तार पंखे, तार और पंखों के बीच में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हो तो ये संभव हो सकता है, पर हम उसको पक्के तौर पे नहीं बोल सकते कि ये सत्य है, तो ये असत्य ही माना जाए। दूसरा, कोई स्विच हीटर नहीं है। बिल्कुल देखिए, ये कोई स्विच हीटर नहीं है, क्योंकि सभी स्विच पंखे थे और कोई भी पंखा हीटर नहीं है, तो कोई स्विच भी हीटर नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, कोई तार स्विच नहीं है। देखिए, तार और स्विच में फिर वही बात है, तार और स्विच में कुछ भी नहीं उसने बोला हमें, तो ये सत्य हो सकता है, पर हम इसको निश्चित तौर पे
नहीं कह सकते। तो केवल दूसरा जो है निष्कर्ष वो इस कथन का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 43। किसी निश्चित कूट भाषा में मार्स को इस प्रकार, टाइड को इस प्रकार लिखा जाता है। उसी भाषा में बेबी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अब नंबर्स आ गए। अल्फाबेट्स के आगे अल्फाबेट्स नहीं आ रहे, मतलब ये इनके स्थानांक से, जो एम है, ए आर एस, इनके स्थानांक से किसी प्रकार से रिलेटेड है। अपना अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल निकाल लीजिए, उसकी हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास है मार्स। एम का स्थानांक आप वहां से देखेंगे 13, 1, 18 और एस जो होता है वो 19वें स्थान पे होता है। अब यहाँ पर है 17 पहला, अगर मैं इसमें 4 जमा कर दूं तो मेरे पास 17 आता है। यहाँ पर भी अगर मैं 4 जमा कर दूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 4 जमा कर दूं तो मेरे पास 22 आ जाएगा। और इसमें अगर मैं 4 जमा कर दूं तो मेरे पास 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला कोड बन गया। इसका मतलब मेरा लॉजिक क्या है, जमा 4 करेंगे और स्थानांक हम उठा लेंगे। अब आगे है आपके पास टाइड। टाइड में टी का स्थानांक आपके पास 20 होता है। आई आपका 9, 4 और 5 जमा 4, 4, 4 और 4, तो ये 24, 13, 8 और 9। ठीक है, 24, 13, 8 और 9 बिल्कुल सही कोड बन गया। हम अपने सही रास्ते पे हैं। अब चलिए देखते हैं बेबी का कोड क्या बनेगा। बी 2, 1, 2 और 25 जमा 4, 4 जमा 4 और जमा 4, तो ये 6 आता है। और 5, 6 और 26 के बाद ये आ जाएगा, अच्छा 29, क्योंकि हम वो अल्फाबेट्स पे नहीं जा रहे, हम नंबर ही लिखेंगे। तो ये आएगा 6, 5, 6, 2, 9, 6, 5, 6, 2, 9 आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 44। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण को एमएन पर रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आपका दर्पण पड़ा है, इसका आपने ये जो आपको वर्ड्स या अल्फाबेट्स जो भी आपको दिया गया है, इसका आपने दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब निकालते हुए आपको याद रखना चाहिए कि दर्पण जो है वो लेटरल इन्वर्जन, जिसको अंग्रेजी में लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है, यानी कि आपका दायां जो है वो आपको इमेज में बाईं ओर और आपका बायां आपको दाईं ओर नजर आता है, उसका अनुसरण करता है। तो अगर मैंने ये वाली मेरी अल्फाबेट से इनको मैं शीशे में देखती हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आए। ए उल्टा हो जाएगा और बी भी उल्टा हो जाएगा, 5 इस प्रकार से, 3 भी उल्टा, ई इस प्रकार से और भी इस प्रकार से कुछ ऐसे नजर आएगा। और ये मेल खाता है आपके पहले विकल्प से। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 45। KLMWXYZ ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। के ने केवल 2 लोगों से अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले तो कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं। 7 जगहें बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। के ने केवल 2 लोगों से अधिक अंक प्राप्त किए, तो के हो गया यहाँ पर। आगे वाई ने केवल एल और डब्ल्यू से कम अंक प्राप्त किए, तो वाई यहाँ पे और एल और डब्ल्यू यहाँ पे आ सकते हैं, कुछ भी, मतलब दोनों में से कोई भी जगह हो सकती है। आगे उसने दिया हुआ है एम ने जेड से अधिक अंक लेकिन एक्स से कम अंक प्राप्त किए हैं। डब्ल्यू ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा और एल यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हो गई जगह। आगे आपको दिया हुआ था एम ने जेड से अधिक लेकिन एक्स से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो
m यहाँ पे, z यहाँ पर आ जाएगा और x आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से। अब कितने लोगों ने x से कम अंक प्राप्त किए हैं? x से कम लोग 1 2 3, 3 लोगों ने प्राप्त किए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, डी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं अंकों को नहीं परस्पर बदला जाना चाहिए? ये है आपके पास 28 गुना 8 भाग 2 जमा 13 जमा 30, ये 50 के बराबर। तो सबसे पहले 2 और 30 को अगर मैं आपस में बदलती हूँ, यानी कि इन दोनों को आपस में बदलती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 28 गुना 8 भाग 30 13 जमा 2, ये 50 के बराबर आना चाहिए। अब बॉडमॉस का उपयोग करते हुए सबसे पहले ये दो हल होंगे। 28 गुना 4/15 जमा 13 जमा 2। अब इन दोनों को आपस में भाग करने पर, मतलब हल करने पर, इनको आपस में करने पे मेरे पास आएगा, क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा है, तो ये 112/15 जमा 13 जमा 2, और ये 50 के बराबर आना चाहिए। 112/15 जमा 15, तो देखिए ये एक फ्रैक्शन में आपके पास नंबर आ जाएगा। तो ये 50 तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। चलिए बी को ट्राई करते हैं। बी ऑप्शन, अब 2 और 8 को आपस में बदलने पर 28 गुना 2 भाग 8 जमा 13 जमा 30, ये 50 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को हल करने पर मेरे पास 28 गुना 1/4 13 30, और ये 7 जमा 13 जमा 30, ये 50 के बराबर आना चाहिए, और ये 50 आ गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। चलिए बाकी की भी हल कर लेते हैं। आप अपने प्रश्न में जब आप पेपर में जाएंगे तो आप बी कर ही छोड़ सकते हैं, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो बाकी के विकल्पों को भी ट्राई कर लेते हैं। अब हमने 8 और 28 को आपस में बदलना है, तो ये हो जाएंगे 28 गुना 8 भाग 2, ये 13, और यहाँ पर 30 जमा होगा, ये 50 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को हल करने पर 4 13 30, 28 गुना 4 112, 13 जमा 30, और 155, ये 50 नहीं है, तो सी भी मेरा गलत हो जाएगा। अब डी पे चलते हैं। यहाँ पर आपको 30 और 50 को आपस में बदलना है, तो ये हो जाएगा 28 गुना 8 भाग 2 जमा 13 जमा 50, ये 30 के बराबर है। इन दोनों को आपस में भाग करते हैं। 28 गुना 4 जमा 13 जमा 50, इन दोनों को आपस में हल करने पर 112 13 और 50, और ये हो जाएगा 175, जो कि 50 नहीं है, तो डी भी मेरा गलत उत्तर हो जाएगा। तो बी, ए जो है, ए सी डी, ये तीनों मेरे गलत उत्तर थे। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, और आगे है प्रश्न नंबर 47। अब पूछा गया है कि इस दी गई आकृति में आपके पास कितने व्रत हैं? तो चलिए देखते हैं कितने व्रत हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऐसे ही देख लेते चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, 10 व्रत ये हो गए। अब ये 11वां 12वां 13वां 14वां, और ये बीच वाला 15वां व्रत हो जाएगा, और ये वाला 16, ये जो बड़ा वाला है ये 16वां व्रत हो जाएगा। तो इसमें कितने कुल व्रत हैं? इसमें 16 व्रत हैं। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, 48वां क्वेश्चन।
वह समूह चुनें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित हैं। नोट कीजिए, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संख्याएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और उस पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो मेरे पास जो दो समूह दिए गए हैं वो हैं 11, 55 और 29, 8, 40 और 20। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं 11 और 55 को जमा करके उसमें 8 को माइनस कर देती हूँ और फिर उसको 2 से भाग करती हूँ, तो ये मेरे पास आता है 66 माइनस 8 भाग 2, यानी कि 58 भाग 2 यानी कि 29, जो कि मेरी तीसरी संख्या है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं 8 और 40 को जमा करके 8 को माइनस करती हूँ और उसको 2 से भाग करती हूँ, तो ये मेरे पास आता है 40 भाग 2 यानी कि 20, जो कि मेरी तीसरी संख्या है। तो अब मेरा तर्क कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या को जमा करके उसमें से 8 घटा के और उसको 2 से भाग किया जाए, तो मेरे पास मेरी तीसरी संख्या आ जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इस पे सही बैठ रहा है। ए जो है वो है 12, 62 और 32, और बी है 7, 35 और 25। तो यहाँ पर 12 में अगर मैंने 62 जमा किया, उसमें 8 घटाया और 2 से भाग किया, तो ये हो जाता है 74 माइनस 8 भाग 2, यानी कि 66 भाग 2, जो कि 33 है, 32 नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 7 जमा 35 माइनस 8 भाग 2, 42 माइनस 8 भाग 2, ये होता है 34 भाग 2 और 17, जो कि 25 नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब सी था आपके पास 9, 53 और 54 और 23, और डी ऑप्शन है 6, 30 और 14। तो चलिए, 9 जमा 5 माइनस 8 भाग 2, तो ये आ जाएगा 55 भाग 2, यानी कि ये 27.5, जो कि 23 नहीं है। आगे 6 जमा 30 माइनस 8 भाग 2, 36 में से 8 घटाए गए, तो मेरे पास आता है 26, नहीं, यहाँ पर 28 आएगा। 28 को 2 से भाग किया तो 14 आता है, जो कि मेरी तीसरी संख्या है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, यहाँ पे पहले जो आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन है, उसमें पहला दूसरा ही आपका ऑप्शन सही आता था, पर इसमें काफी लेट आंसर आया है आपके पास। प्रश्न नंबर 48, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तय करिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कथन, सभी लैपटॉप डेस्कटॉप है, सभी डेस्कटॉप प्रिंटर है, कुछ प्रिंटर मॉनिटर है। तो वे नारिक का ही प्रयोग करेंगे इसको समझने के लिए। सबसे पहले दिया हुआ है सभी लैपटॉप जो है वो डेस्कटॉप, आगे सभी डेस्कटॉप जो है वो प्रिंटर्स हैं, काफी बड़ा हो जाएगा ये। सभी डेस्कटॉप प्रिंटर हैं, और कुछ प्रिंटर जो है वो मॉनिटर है। चलिए, सबसे पहला निष्कर्ष आपको कहता है कुछ लैपटॉप मॉनिटर है। नहीं, लैपटॉप और मॉनिटर
सब देखिए, कुछ लैपटॉप जो है मॉनिटर है, सिर्फ ये वाले ही लैपटॉप है और कुछ प्रिंटर मॉनिटर थे। ये संभव हो सकता है, पर ये पूर्णतः कोई श्योरिटी नहीं है कि ये ठीक है, तो इसको हम असत्य मानेंगे। दूसरा, कुछ मॉनिटर जो है वो डेस्कटॉप है, कुछ मॉनिटर डेस्कटॉप नहीं, कुछ प्रिंटर हैं जो डेस्क मॉनिटर्स हैं। तो मॉनिटर और डेस्कटॉप के बीच में भी हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ, तो हम इसको भी सत्य नहीं मान सकते हैं। तीसरा, सभी लैपटॉप प्रिंटर हैं। बिल्कुल सभी लैपटॉप, देखिए क्योंकि लैपटॉप जो थे वो डेस्क, सभी लैपटॉप डेस्कटॉप थे और सभी डेस्कटॉप प्रिंटर है, तो सभी डेस्कटॉप सभी लैपटॉप जो है वो प्रिंटर है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चौथा, कुछ मॉनिटर्स जो है वो प्रिंटर्स हैं, बिल्कुल कुछ मॉनिटर्स जो है प्रिंटर्स हैं, तो ये भी ठीक है। तो तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50। तीन कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो पहला कथन है आपका, सभी एच जी हैं, सभी वी एच है, सभी वी आई है। तो काफी अटपटा सा लग रहा है। चलिए, सभी एच जी हैं, सभी वी एच हैं, सभी वी एच हैं, तो एक मिनट पहले ऐसे बना लेते हैं। सभी वी जो हैं वो एच हैं और सभी एच जी हैं, इस प्रकार से। अब कुछ वी आई है, इस प्रकार से। आगे पहला निष्कर्ष, कम से कम कुछ जी आई है, ये बिल्कुल ठीक है, कम से कम कुछ जी जो है वो आई है, क्योंकि कुछ वी आई है और सभी वी जो है वो जी के अंदर है, तो कम से कम कुछ जी है जो आई है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सभी आई के एच होने की संभावना है, ये भी ठीक है, सभी आई के एच होने की संभावना है, ये भी सही है, क्योंकि कुछ वी आई है इसलिए निश्चित रूप से एक संभावना हो सकती है, क्योंकि उसने संभावना की बात की है। तो इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष मेरे सही हैं, दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस प्रश्न पेपर के सारे क्वेश्चंस 50 हल कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे और आप हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। एक बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग हाई, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। बाय।